हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस अंक में। फिर से एक बहुत बड़ा सेट 50 प्रश्नों का आधा से पौन घंटा का समय आपसे लिया जाता है। बस एक शेयर दोस्त, इतनी मेहनत के बाद सिर्फ आपसे डिमांड करते हैं एक शेयर करने का। एक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को, अपने परिवारों के बीच जरूर एक शेयर जरूर कर लें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ मिलने वाला है जीएस का पूरा पैक। ठीक है, चाहे आप पॉलिटी का अलग से कर रहे हो, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, जियो हो गया, और भी जैसे कि विविध के प्रश्न हो सकते हैं, विविध भी होता है, विविध के भी प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे, करेंट के प्रश्न मिलेंगे आपको यहाँ पे, उसके बाद साइंस के प्रश्न आपको मिलेंगे। अलग से करने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, सारे के सारे पैकेज इसी में है। ठीक है, सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? पहला है मुकर्रम खान, अली कादिर, मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान। चार ऑप्शन हैं आपके पास। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो वो कौन था? वो था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में ही बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। आगे देखेंगे, नंबर दूसरा कहता है निम्नलिखित में कौन सी नदी जास्कर, ठीक है, और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो गंगा तो नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र भी नहीं होगा, यमुना भी नहीं होगा, सिंधु इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सिंधु नदी जो है वो जास्कर और लद्दाख के मध्य ये बहती है। तीसरा नंबर देखेंगे, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, तो 1956, 1960, 1958, 1954 इसका ऑप्शंस हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब 1958 ईस्वी होगा। ठीक है, 1958 ईस्वी में अशोक के कंधार अभिलेखों को खोज की गई थी सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। चौथा क्या कहता है, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमालाओं को किस नाम से जाना जाता है? बाह्य हिमालय, निम्न हिमालय, महा हिमालय, महाभारत पर्वतमाला। तो सुदूर उत्तरी पर्वतमालाओं को, हिमालय पर्वत का जो सुदूर उत्तरी पर्वतमाला है उसको महा हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक एक चीजों को ध्यान से नोट करते जाएंगे, या फिर आप देखेंगे, या फिर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शंस में उसका लिंक है, आप वहां से लिंक के जरिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें। बहुत जल्द ही पीडीएफ आपको वहां मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए पांचवा देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? हुमायूं हो जाएगा, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह, अकबर, मोहम्मद कुली, कुतुब शाह। तो ध्यान से देखना है, यहाँ कुतुब मीनार नहीं बल्कि हैदराबाद का चार मीनार का चर्चा किया गया है। अगर कुतुब मीनार की चर्चा की जाए तो कुतुब से समझ में आ जाएगा ये किसने किया है। ठीक है, कुतुब मीनार किसने निर्माण करवाया था? चलिए कमेंट करके आप हमको बताइए। ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह हो जाएगा, जो कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार आपको बताया है शुरू किसने किया था और अंतिम किसने किया था, यानी कि फिनिश किसने किया था, शुरुआत किसने किया? चलिए बता देते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरुआत किया गया था। तो फिनिश किनके द्वारा किया गया था? अगर आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं और वीडियो को स्किप करके नहीं देखते हैं तो आप इसका कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चंस क्या कहता है, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर ONV कुरुप, अकितम अच्युतम नंबूदरी, जी शंकर कुरुप, या डॉक्टर MT वासुदेवन नैयर। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही 1965 ईस्वी में की गई थी, और सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था किस व्यक्ति को मिला था ये बताना है। तो ये थे जी शंकर कुरुप। जी शंकर कुरुप को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में दिया गया था। चलिए एक लोकप्रिय नृत्य है जिसका नाम है लाहो। ध्यान से देख लें, यहाँ पे किस भारतीय राज्य से यह संबंधित है? बिहार से है, हरियाणा से है, मेघालय से है, या फिर उत्तर प्रदेश से है? तो ये जो लोकनृत्य लाहो के नाम से जाना जाता है, जिन्हें आप लोग जानते हैं, ये मेघालय में प्रचलित है। मेघालय में यह लोक नृत्य प्रचलित है। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन कहता है उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं?
जरायुज बीबीपरस इसको भी बोला जाता है, विखंडनशील या फिर फिसीपरस इसे बोला जाता है, अंडज या फिर ओबीपरस इसे कहा जाता है, अंडज रायुज या फिर ओवो बीबीपरस इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं, शिशु संततियों को जन्म देते हैं, तो यह जरायुज कहलाते हैं, बीबीपरस इसको बोला जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या कहता है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसका विधि को किस संविधान से लिया गया है, कहां से लिया गया है? कहने का मतलब ये है, तो जर्मन का सिद्धांत या फिर दक्षिण अफ्रीका का या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का या फिर आयरिश यानी कि आयरलैंड का। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव का विधि है, ध्यान से देखना है, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कहां से लिया गया है, तो यह लिया गया है आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, एक एक चीजों को समझते जाना है। क्वेश्चन अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चंस में दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें आप हमें। 10वां नंबर देखें, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? 2005, 2004, 2003 या फिर 2000। ये चार ऑप्शंस में से काम के बदले भोजन यानी कि राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम, एक कार्यक्रम चलाया गया था, प्रोग्राम चलाया गया था, जो कि 2004 ईस्वी में यह शुरू की गई थी, काम के बदले अनाज। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी खेरा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? खेरा का विद्रोह जो हुआ था, किसान लोग विद्रोह किए थे खेरा में, तो उसका क्या मांग था? निःशुल्क सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाए, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, बागान प्रणाली को समाप्त किया जाए, संकर बीज उपलब्ध कराए जाए। तो चार ऑप्शंस हैं। तो खेरा का जो किसान आंदोलन था उसका जो मुख्य मांग था वो था राजस्व प्रणाली में ढील दिया जाए। ठीक है, राजस्व प्रणाली में लगान बहुत ज्यादा वसूल किया जा रहा था, तो उसमें थोड़ा सा ढील चाहिए था राजस्व संग्रह में, तो उसके लिए खेरा के किसान आंदोलन किए थे। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला, ध्यान से देखना है, कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे जमावड़ा है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उठाए गए हैं, बहुत से किताबों में, खास करके गाइड में या फिर प्रैक्टिस सेट में इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। बहुत उच्च क्वेश्चंस आपके लिए लाए जा रहे हैं, सभी तरह के प्रश्न आपसे बनवाए जा रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, ताकि किसी तरह से भी क्वेश्चंस अगर जीएस का पूछे तो आप घबराए नहीं, आराम से डील कर सके। विशाखापत्तनम, गोलकुंडा, काकीनाडा या फिर मसूलीपत्तनम। तो कलमकारी चित्रकला से संबंधित शहर जो है वो मसूलीपत्तनम है। ठीक है, मसूलीपत्तनम। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है? पालकोंडा की पहाड़ियां, महाबलेश्वर, अन्नामलाई, नीलगिरी की पहाड़ियां। तो लगभग इसको हम बता चुके हैं, नीलगिरी कहाँ है, अन्नामलाई कहाँ है, महाबलेश्वर कहाँ है, पालकोंडा कहाँ है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, अन्नामलाई तमिलनाडु में, ये नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में, केरल में। तो ये सारी पालकोंडा जो पहाड़ियां हैं ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे जीआईसी भी बोला जाता है, किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी, यानी कि बनाई गई थी, गठन हुआ था? 1972, 1965, 1988 या फिर 1981। तो चार ऑप्शन में से आपका जो सही ऑप्शन है ये 1972 हो जाएगा। 1972 ईस्वी में जीआईसी यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 15 देखेंगे, 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में किस व्यक्ति को दी गई थी? सवाई राजा जगत सिंह, जहांगीर शाह या फिर शाहजहां या फिर सवाई राजा जय सिंह। तो आगरा की सूबेदारी जो 1722 ईस्वी में दी गई थी ये सवाई राजा जय सिंह को दिया गया था, सवाई राजा जय सिंह को दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखेंगे। छतों पर वर्षा जल सिंचन को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो यहाँ पे देख ले, मेघालय, मिजोरम, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी कि छत पर वर्षा जल का सिंचन करना। तो ये कहाँ अनिवार्य किया गया है? अनिवार्य किया गया है, ये तमिलनाडु में किया गया है, ये तमिलनाडु में किया गया है। वर्षा का जो जल है उसका संचयन करने की जो विधि अपनाई गई है। 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? रेणु देवी, अंजू बाला, अपर्णा यादव या फिर किरण बेदी। तो किरण बेदी तो होगा नहीं, अपर्णा यादव होगा नहीं, अंजू बाला होगा, रेणु देवी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री बनी है महिला।
कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? एक एक करके कथन को हम लोग देखेंगे। या वाहनों द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित होती है, चलिए ये तो आपका सही है। यह रक्त की ऑक्सीजन ले पाने की क्षमता को कम कर देती है, ये भी आपका सही है। यह जीवन रक्षक गैस है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये जीवन रक्षक गैस है ही नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड। यह जहरीली गैस होती है। यह पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अधूरे दहन से उत्पन्न होती है, ये भी सही है। यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें सी। अब आगे देखेंगे क्वेश्चंस का आता है 19 नंबर क्या कहेगा। कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? सबसे पहले एक एक करके देखते जाएंगे। सिकंदर की जो मौत हुई थी ये 323 ईसा पूर्व में हुई थी, ईसा पूर्व में हुई थी, याद रखना है। सिकंदर की मृत्यु और कहां हुई थी? तो बेबीलोन में, ये भी ध्यान देने हैं, बेबीलोन, ठीक है। और शक युग का आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में, बहुत अंतर है। हर्षवर्धन का राजारोहण हुआ था 606 में, 606 ईस्वी में। गुप्त युग का आरंभ हुआ था कब? ये माना जाता है 240 ईस्वी में, ठीक है, श्री गुप्त के द्वारा, श्री गुप्त के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? सबसे पहली घटना पूछा जा रहा है तो सिकंदर का मौत हुआ तो 323 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो इसका सही जवाब 19 का ए हो जाएगा। 20वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? ध्वनि तरंग की विशेषता हम यहां पर देखेंगे। तो आवृत्ति तो है, आयाम है, संपीड़न नहीं है, चाल है, तो संपीड़न इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? संपीड़न हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है 21 नंबर, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? 1789, 1845, 1765, 1898। तो बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? इसका सही जवाब देख लें, 1765 ईस्वी, इलाहाबाद की संधि के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल या सिरोल, जो भी कभी कभी चिरोल कभी कभी सिरोल भी यहाँ पे लिखा जाता है, द्वारा के रूप में वर्णित किया गया था। शांति प्रिय व्यक्ति नहीं कहा गया था। भारतीय अशांति के जनक, ये सही जवाब है। क्रांतिकारी विचारों के जनक, ये भी नहीं कहा गया था। भारत का भयवृद्ध पुरुष, ये भी नहीं कहा गया था। तो लोकमान्य तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा क्या कहा गया था? अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक बोला गया था। अब देखिए 23 में एक पुस्तक है द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन सा है? नटवर सिंह है, ऑस्कर फर्नांडिस, राव है, मनमोहन सिंह है, पीवी नरसिम्हा है। तो इसका सही जवाब पीवी नरसिम्हा हो जाएंगे, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 1991 से 1996 तक, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। द इनसाइडर नामक एक पुस्तक के लेखक है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है 24 नंबर, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्न में किससे बनी होती है? ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की क्रिया नहीं, ऑक्सीजन परमाणुओं का संयोजन, ये सही लग रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना नहीं, वातावरण में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया नहीं, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन परमाणुओं का संयोजन वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत बना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, सत्यार्थ नायक, अभिषेक मनु सिंघवी, मनमोहन सिंह। तो चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, मनमोहन सिंह। इसका विमोचन 2018 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, 2018 ईस्वी में किया गया था। मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, ये भी ध्यान देने हैं, सभी को पता होगा ये चीज, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। कब से कब तक? 2004 से 2014 तक, 2014 तक, ठीक है। चलिए चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया है। दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दिलवारा से ही आपको पता चल जाएगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, तो ये राजस्थान हो जाएगा। दिलवारा मंदिर जो है वो राजस्थान में स्थित है, दिलवारा चोटी भी है। 27 नंबर देखेंगे, चंदावर की जो लड़ाई हुई है मोहम्मद गौरी और कहां के जयचंद के बीच में हुई थी? जयचंद कहां का राजा था? यानी कि जयचंद और गौरी के बीच में हुआ था। तो चौहान, गुप्त, बैक्ट्रियन या गहरवाल? तो ये गहरवाल का राजा था, ठीक है, जयचंद। हालांकि हुआ क्या था कि 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है।
किसके किसके बीच हुआ था? तो गौड़ी और मोहम्मद गौड़ी कह सकते हैं, मोहम्मद गौड़ी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध। और ये किसने करवाया था? जयचंद ने बुलाया था मोहम्मद गौड़ी को पृथ्वीराज चौहान के लिए, ठीक है, युद्ध करवाने के लिए। तो मोहम्मद गौड़ी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था ये युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान जीता था। फिर 1192 ईस्वी में पुनः मोहम्मद गौड़ी आता है और युद्ध करता है पृथ्वीराज चौहान के साथ में। तो उस समय मोहम्मद गौड़ी जीतता है। कौन जीतता है? मोहम्मद गौड़ी विजय पाता है 1192 ईस्वी में द्वितीय तराइन युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध उसको कहा जाता है, द्वितीय युद्ध, जिसमें कौन जीत जाता है? मोहम्मद गौड़ी जीत जाता है। और इस तरह से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। उसके बाद होता क्या है कि चंदावर की लड़ाई होती है 1196 ईस्वी में। 1196 ईस्वी में इसे चंदावर का युद्ध बोला जाता है, चंदावर का युद्ध बोला जाता है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, चंदावर का युद्ध, जो कि किसके किसके बीच होता है? तो गौड़ी और जयचंद के बीच होता है, जिसमें से जयचंद को गौड़ी मार देता है, ठीक है। यानी कि जयचंद लाया था, मोहम्मद गौड़ी को बुलाया था किसके लिए? पृथ्वीराज चौहान के लिए। तो पृथ्वीराज चौहान तो हारता ही हारता है, जयचंद को भी नहीं बकसता है ये मोहम्मद गौड़ी, ठीक है। आगे देखेंगे 28, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार होते हैं, उन अनुपालित किए जाने वाले जो मानदंड होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, वो संकलन जो होता है वो क्या कहलाता है? खंड होता है, आचार संहिता होता है, मसौदा होता है, विधायिका होता है। तो बहुत आसान है, ये सभी जानते होंगे, इसे आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय? एक मशीन होता है वीवीपैट, जो कि ईवीएम के साथ लगे होते हैं, ठीक है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ट्रेड, टैक्स, ट्रस्ट, ट्रेल, 4 ऑप्शन है। तो वीवीपैट मतलब होता है, वी से होता है वोटर, ठीक है, वोटर, और फिर बी से होता है वेरीफाइएबल, ठीक है। उसके बाद पी से होता है पेपर, ए से होता है ऑडिट, और टी से होता है ट्रेल, ठीक है। वीवीपैट मतलब होता है वोटर, वेरीफाइएबल, पेपर, ऑडिट, ट्रेल। तो इसका सही जवाब ट्रेल हो जाएगा। टी से यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो टी से ट्रेल होता है, याद रखना है इस चीज को। आगे देखेंगे निम्नलिखित में किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? बक्सर की लड़ाई तो होगा नहीं, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी, पलासी की लड़ाई नहीं होगा, पोलीलूर की लड़ाई नहीं होगा, ये रंगपट्टनम की घेराबंदी होगा। और इस युद्ध में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। खाली जगह और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है, यानी कि दोनों समानांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती है। कृष्णा तो है नहीं, ब्रह्मपुत्र है नहीं, नर्मदा है, कावेरी नहीं है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है, तो वो है नर्मदा नदी, ठीक है। विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? आय की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। उच्च आय समूह, निम्न आय समूह, निम्न मध्यम आय समूह, उच्च मध्यम आय समूह। तो ये निम्न मध्यम आय समूह के बीच में आता है, भारत का आय की गणना की जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति के अंतर्गत कंपनी का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य यहाँ पे देखना है। साम्राज्य विस्तार नहीं, धन कमाना हाँ, औद्योगिकरण करना नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धन कमाना इसका मूल उद्देश्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तारवादी जो विचार था, उसका धन कमाना ही एक मूल। उसके बाद हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये बताना है। ये 34 का सवाल है, 2 0 1 3। तो समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 याद रखना है। आगे प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना किसने दिया था? प्लाज्मा झिल्ली की तरल मोज़ेक मॉडल याद रखना है। कैमिलो गॉल्जी ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने, सिंगर और निकोलसन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो सिंगर और निकोलसन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये प्रस्तावना दिया था तरल मोज़ेक मॉडल का। अमोनिया की आकृति है रेखीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय या फिर पिरामिड? तो ये पिरामिडीय हो जाएगा। अमोनिया की जो आकृति है वो पिरामिडीय है। ऑक्सीश्वसन कोशिका के किन भागों में संपन्न होता है? कोशिका की यहाँ पे चर्चा की जा रही है।
तो कोशिका द्रव्य हो जाएगा जिसे साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, दोनों ए और बी केंद्रक में, तो दोनों ए और बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। क्वेश्चन 38 है वो भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम, ठीक है, आधारित है। ऊर्जा, द्रव्यमान, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। तो संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग पर आधारित होता है। कोणीय संवेग, केपलर का नियम। H2O यानी कि जल इसको कह सकते हैं, घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में अगर देखा जाए तो ये सही संभव लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे सेंटीग्रेड होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ये हो जाएगा इसका 4 डिग्री सेल्सियस इसका सही जवाब हो जाएगा। जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। आगे देखेंगे, जब दोलन की आवृत्ति अधिक होती है, ध्यान से क्वेश्चंस को देखें, दोलन की आवृत्ति अधिक होती है तब गति क्या कहलाती है? तब गति को क्या कहते हैं हम लोग? आवृत्ति कहते हैं, अनावृत्ति कहते हैं, कंपन कहते हैं या फिर घूर्णन कहते हैं। तब दोलन की आवृत्ति जब अधिक होगी तो वह गति कंपन कहलाती है, कंपन के नाम से वो जानी जाती है। क्वेश्चन 41 देखेंगे, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा, पीडी शर्मा, आर.एन. सिंह, शिवाराम कश्यप। तो भारतीय पारिस्थितिकी के अगर जनक पूछा जाए तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है 42, एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2023 किस शहर में एक भव्य समारोह के साथ शुरू हुआ? दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है और चेन्नई है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। एससीओ बोला जाता है संघाई सहयोग संगठन, इसके बोला जाता है संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, इसे संघाई सहयोग संगठन बोला जाता है। भारत इसमें 2017 में शामिल हुआ, भारत इसमें शामिल हुआ, ठीक है, भारत शामिल हुआ। और भी इसमें सदस्य देश हैं जैसे कि रूस है, ठीक है, चीन है, पाकिस्तान है, उसी तरह से किर्गिस्तान है, ठीक है। तो ये फिल्म फेस्टिवल 2023 किस शहर में एक भव्य समारोह के साथ शुरू हुआ? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो ये मुंबई में हुआ, अनुराग ठाकुर ने इसकी शुरुआत की। अनुराग ठाकुर आप जानते होंगे, ये केंद्रीय मंत्री रह चुके क्या भी हैं प्रेजेंट में। अनुराग ठाकुर दीप प्रज्वलित करके इसका शुरुआत किया, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 कहता है सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस सशस्त्र बल ने ऑप्स अलर्ट, ध्यान से देखें, ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया? सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी। तो ये बीएसएफ में शुरू किया है। कहां? गुजरात और कहां? राजस्थान का जो पाकिस्तान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र, पाकिस्तान से जो सीमावर्ती क्षेत्र लगता है वहां पे इसका अभ्यास किया है, ठीक है, अभ्यास किया है। कौन चीज का? ये ऑप्स अलर्ट कहा जाता है, ये बीएसएफ ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 44 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन रेड्डी, वह 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर किए हैं, ठीक है। 45 देखेंगे। 45 क्या कहता है? भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन, मैत्री पाइपलाइन भी इसको कहा जाता है, के माध्यम से निम्न में से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है या फिर पाकिस्तान है? तो वो देश है फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति किया जाएगा। क्वेश्चन कहता है कहां 100 डेज यानी कि 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली या फिर सिक्किम? तो ये 4 ऑप्शन हैं। तो 100 डेज टू बीट प्लास्टिक ये एलजी के द्वारा शुरू किया गया है। एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर इसे बोला जाता है, या उपराज्यपाल भी कहा जाता है, उपराज्यपाल। आधा प्रश्न तो यहीं पे आपका सोल्व हो गया। तो उपराज्यपाल कहाँ है? तो सिक्किम में है। तो सिक्किम दिल्ली में है। और दिल्ली के जो उपराज्यपाल है 100 डेज टू बीट प्लास्टिक की शुरुआत की है। ये एक अभियान है, ठीक है, अभियान है 100 डेज टू बीट प्लास्टिक, दिल्ली में शुरू की गई है एलजी के द्वारा। एलजी कंपनी नहीं बल्कि उपराज्यपाल। अब 47 देखेंगे। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है।
1 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 29 जनवरी। तो 4 फरवरी इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि 1 फरवरी मनाया जाता है तटरक्षक दिवस के रूप में। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे आप लोग। 48, निम्न में कौन सी राज्य सरकार हाल ही में इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? इथेनॉल में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में होता है इथेनॉल का उत्पादन? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश डेनमार्क के साथ साझेदारी किया है, ठीक है, इथेनॉल उत्पादन के लिए। 49 है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और केरल। 4 ऑप्शंस में से उत्तराखंड का जो झांकी है इसे प्रथम पुरस्कार दिया गया। 74वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 में प्रथम स्थान किसको मिला? उत्तराखंड को। आज का अंतिम सवाल देख लेंगे। किस राज्य ने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल। सबसे पहले इसे जान लें कि यह गुजरात में हुआ था। गुजरात के कहां? सूरत शहर में। सूरत शहर में हुआ था, ठीक है, सूरत शहर में हुआ था। गुजरात के सूरत शहर में यह हुआ था। और किसने जीता था? केरल ने जीता था। पहली बार हुआ था और केरल ने पहला तमगा हासिल किया। तो इस तरह से 50 प्रश्न थे। कैसे लगे कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों को, अपनों के बीच। और अंतिम तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, इसलिए भी कि आप लाइक भी किए हैं और शेयर भी किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।